तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूं जो इंडियन पॉलिटी है उसकी 4th सीरीज लेकर आया हूं। तो हम 3 सीरीज पहले कर चुके हैं। पहली सीरीज थी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में, सेकंड सीरीज थी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और थर्ड सीरीज में हमने साइलेंट फीचर्स करे थे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं वो पढ़ी थी। तो हम आज 4 सीरीज पढ़ने वाले हैं। इसमें जो स्टेट्स वगैरह हैं, आज जैसे आप देख रहे हो कि 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज है, तो उनको कैसे कुछ गठन हुआ, कैसे किन किन वजहों से उनका जो लैंग्विस्टिक बेसिस है या किसी बेस पे क्यों मांग उठी उनकी और क्यों उनको फिर बनाया गया था। तो और किस तरह से, जैसे पहले कुछ स्टेट है उनको पहले यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उसको बाद में फिर स्टेट का दर्जा दिया गया। तो उस तरह से क्या है जो एवोल्यूशन हुआ था स्टेट्स का, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन है जो इसका हम जवाब इसके जो लेक्चर सीरीज है इसके बाद में हम दे पाएंगे। वो क्वेश्चन क्या है कि जो डज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट रिक्वायर ए स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट है उसमें क्या है कि सिंपल मेजोरिटी होती है, और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करने के लिए कई जगह क्या होती है, एक स्पेशल मेजोरिटी हमें चाहिए होती है। तो उसके बारे में क्या है अभी पढ़ने वाले हैं कि जो स्टेट है उसको बनाने के, नया स्टेट बनाना है या कोई स्टेट को 2 हिस्सों में बांटना है, तो उसके लिए क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ती है। तो उसमें क्या कुछ स्पेशल मेजोरिटी चाहिएगी या सिंपल मेजोरिटी चाहिएगी, तो उसके बारे में भी हम आगे जा करके जो इस सीरीज़ है उसमें पता करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की, भी कैसे कुछ जो स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी हैं वो कैसे इवोल्व हुए, कैसे वो बने आगे जा करके, उनमें क्या कुछ चेंजेस आए थे। तो इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन में क्या रहा है कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 का, उसने 2 इंडिपेंडेंट जो कंट्रीज थी या डोमिनेंस थी, क्या सेपरेट डोमिनेंस बना दिए थे, इंडिया और पाकिस्तान। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे तो उनको क्या कर दिया था कि भी आपको 3 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि आप जो या तो इंडिया को ज्वाइन कर लो, या पाकिस्तान को ज्वाइन करना तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हो, या शामिल हो सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो अपना खुद का एक स्वतंत्र रह सकते, अपना अलग खुद का एक देश बना सकते हो, या फिर इंडिपेंडेंट रहना मतलब इंडिपेंडेंट रह सकते हो आप। तो जिसने 552 प्रिंसली स्टेट से टोटल जो रियासतें थी, जो कितनी थी 552 थी, उनमें से क्या था विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, उन्होंने उनमें से जो 549 हैं उन्होंने इंडिया को ज्वाइन कर लिया। यानी एक तरह से मतलब जो 3 रियासतें थी वो बच गई थी, बाकी जो 552 में से 549 थे वो इंडिया में आ चुके थे, जो कि जियोग्राफिकल बाउंड्री अभी इंडिया की है उसके अंदर जो थी, जो पाकिस्तान की बाउंड्री में थी या बांग्लादेश की बाउंड्री में थी, उनको नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं हम। जो उस टाइम पे अभी जो मान लो इंडिया की बाउंड्री है, तो उस टाइम पे जो इंडिया की बाउंड्री के अंदर थी, ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर थी, उसके अंदर जो जो मान लो 552 रियासतें थी उस टाइम पे, तो उनमें से 549 क्या कर गई इंडिया को आ गई थी, ज्वाइन कर गई थी। जो 3 थी, हैदराबाद थी, जूनागढ़ थी और कश्मीर थी, उन्होंने जो इंडिया को ज्वाइन करने के लिए मना कर दिया था, उन्होंने इनकार कर दिया कि भी हम इंडिया को ज्वाइन नहीं करेंगे। वो मेनली क्या करते थे, या तो वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे, या फिर अपनी एक खुद को इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर दिखाना चाहते थे, एक तरह से शो करना चाहते थे। हाउएवर इन कोर्स ऑफ टाइम दे वर आल्सो इंटीग्रेटेड विद इंडिया। लेकिन आपको पता है कि जो हमारे वो हैं लौह पुरुष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो जवाहरलाल नेहरू, उनकी आपस में उन्होंने क्या किया कि इनके साथ मिलकर के डरा कर, धमका कर या फिर समझा बुझा कर क्या कर दिया, इनको आखिरकार इंडिया में मिला ही लिया, इंटीग्रेट कर ही लिया। वो भारत के साथ भी एकत्रित हो गए और क्या हो गया, मिल गए भारत में। उन्होंने हैदराबाद क्या है, हैदराबाद बाई मीन्स ऑफ पुलिस और आर्मी एक्शन। तो क्या है कि जो हैदराबाद में क्या है, डरा धमका के पुलिस एक्शन लगा के हैदराबाद को जोड़ लिया इंडिया में। तो जूनागढ़ है उसको रेफरेंडम का मतलब क्या होगा कि जनमत संग्रह, कि भी जो जूनागढ़ था वहाँ पे जो मेजोरिटी पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी, लेकिन जो शासक था वो एक मुस्लिम था। तो वो मुस्लिम कंट्री यानी कि पाकिस्तान में जाना चाहता था, लेकिन फिर वहाँ पे जनमत वगैरह करवाया गया। तो उसमें क्या हुआ कि जनमत संग्रह ने क्या कहा कि जो जनता है वहाँ की कि वो इंडिया में रहना चाहते हैं, और इसके बाद जो जूनागढ़ है वो इंडिया में शामिल कर लिया गया था। तो जो कश्मीर है, कश्मीर बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी परिग्रहण के साधन के द्वारा क्या कर दिया कि कश्मीर को भी इंडिया का एक मतलब स्टेट या मतलब इंडिया का एक हिस्सा मान लिया गया और हिस्सा बना लिया गया। और जो वहाँ पे उस टाइम पे एक स्पेशल आर्टिकल 370 लगाया गया था, 350, 35 और 370 और 35, जो 35 और 370 वो किस लिए लगाए गए थे, वो उनको एक स्पेशल अलग अलग से पावर देते थे कि भी इनमें क्या होगा, अपना खुद का संविधान होगा, और जितने भी रूल्स वगैरह हैं इंडिया के, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है सेंटर की, यूनियन की, उसके सारे रूल्स वहाँ पे लागू नहीं होंगे। कुछ ही रूल्स जो कुछ कंडीशंस पे, वो भी कुछ कंडीशन के बिहाफ पर ही वहाँ लागू होंगे। तो अभी एक बार 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो उस टाइम पे इंडिया की जो टेरिटरी थी वो क्या कुछ थी, उसमें क्या कुछ था, उसके बारे में एक बार जान लेते हैं।
तो ये इंडिया की टेरिटरी है 1950 में। आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं कि जो ये आपको येलो येलो से हिस्से दिख रहे हैं, ये उस टाइम पर इंडिया में नहीं थे, ये उस टाइम पर इंडिया से बाहर थे, और ये बाहर मतलब एक तरह से बाहर जाना जाता है। जैसे यहाँ देख सकते हो ऊपर यहाँ पे कश्मीर है, कश्मीर के नीचे ये राजपूताना है एजेंसी है, और जो सेंट्रल इंडियन एजेंसी है, इस तरह से डिवाइड कर रखा था। तो जो नीचे है, नीचे आप देख सकते हो ये मैसूर है, हैदराबाद है। तो ये सब क्या है कि शुरू में तो ये सब भी जो मतलब या तो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे या क्या रहना चाहते थे कि भी जो पाकिस्तान है वहाँ पे ज्वाइन करना चाहते थे। एक नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे एक त्रावणकोर है, त्रावणकोर भी क्या करना चाहता था कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। मैसूर भी इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, हैदराबाद हो गया, ये मतलब बहुत सारे हो गए यहाँ पे, मतलब क्या भोपाल है यहाँ पे। तो ये सब अपने अलग से क्या करना चाहते थे कि मतलब अपना या तो अलग स्टेट बनाना चाहते थे या फिर जो पाकिस्तान है उसमें जाना चाहते थे। तो अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इसमें पार्ट जो उस टाइम पे क्या कुछ स्टेट थे वो उसके बारे में जान लेते हैं। इंडिया में 1950 जो संविधान लागू हो चुका था उसके बाद क्या कुछ कंडीशन रही थी, क्या कुछ मतलब कंडीशन बन गई थी इंडिया की, तो उसमें जान लेते हैं। जो स्टेट्स थे उसमें उस टाइम पे क्या करता था, जो 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा था स्टेट्स वगैरह थे। तो पहला पार्ट में क्या थे, असम थे, बिहार, बॉम्बे था, मध्य प्रदेश था, मद्रास था, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंसेस और वेस्ट बंगाल। और जो सेकंड जो पार्ट था उसमें आ गया था हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, जिसको आज हम पेप्सू के नाम से भी जानते हैं। तो पेप्सू के नाम से पहले इसको जानते थे, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब को PEP, और इसके बाद स्टेट यूनियन ऐसा कुछ नाम था, तो पेप्सू कहते थे इसको। इसके नाम पर आज के जैसे क्या है जो पंजाब की रोडवेज वगैरह की आपको देखा होगा, तो पेप्सू के नाम से भी वहाँ पे अभी भी चलती हैं। तो नेक्स्ट था राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचिन, विंध्या प्रदेश था। और पार्ट सी में क्या थे, अजमेर था, भोपाल था, बिलासपुर था, कुछ बिहार था, और कुर्ग था, दिल्ली था, हिमाचल प्रदेश था, कच्छ था, मणिपुर था, त्रिपुरा था, और जो पार्ट डी थे उसमें था अंडमान निकोबार आइलैंड्स थे। तो ये सब क्या थे उस टाइम पे जो 1950 की कंडीशन है उस टाइम पे ये सब क्या थे, अलग अलग से पार्ट में डिवाइड कर रखे थे जो स्टेट्स थे सारे के सारे। तो नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, जो धर कमीशन था। तो देयर हैड बीन ए डिमांड फॉर डिफरेंट रीजन पर्टिकुलर साउथ इंडिया। तो मेनली क्या थी, जो सब साउथ इंडिया से डिमांड उठने लगी थी कि भी हमें अलग अपना स्टेट चाहिए। वो आंध्र प्रदेश के क्या कर रहे थे, एक तरह से जो रीऑर्गेनाइजेशन की मांग कर रहे थे कि भी जो स्टेट्स हैं उनको लिंग्विस्टिक बेसिस यानी कि भाषा के आधार पर क्या करना चाहिए, जो राज्य का पुनर्गठन के लिए वो सिफारिश कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे काफ़ी टाइम से। जो मेनली साउथ इंडिया में ये क्या कर रहे थे, काफ़ी डिमांड इसके ऊपर उभर रही थी। तो उसके लिए क्या किया गया था, धर कमीशन है उसको बनाया गया था। तो अकॉर्डिंगली जून 1948 में बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लिंग्विस्टिक प्रोविजन कमीशन है। इसको कमीशन का नाम याद रखना, या तो इसको लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन भी कह सकते हैं, या फिर धर जो कि उसके चेयरमैनशिप बनाई गई थी धर के नाम से तो उसके क्या कर सकते हैं, इसको धर कमीशन के नाम भी आ सकता है पेपर में। तो आप दोनों नाम आपको याद रखने चाहिए कि भी कोई सा भी नाम आ सकता है। जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे सबसे पहला कमीशन बना था वो धर कमीशन था। तो ये फिजिबिलिटी का मतलब क्या है कि भी ये चेक करना कि भी बन सकते हैं या नहीं बन सकते, अगर बनाएंगे तो क्या कुछ उसमें उसके प्रोज हो सकते हैं, क्या कुछ उसके कॉन्स हो सकते हैं, मतलब क्या कुछ उसकी अच्छाई हो सकती है, क्या कुछ उसकी बुराई हो सकती है, उसमें इंडिया पे क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो इसके बारे में जानने के लिए जो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन है वो बनाया गया था। तो कमीशन सबमिटेड रिपोर्ट इन दिसंबर 1948। तो इन्होंने क्या किया, तकरीबन 6 महीने के अंदर इन्होंने क्या किया, अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंप दी थी। एंड रिकमेंडेड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रेदर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर। तो इसने क्या कहा कि इन्होंने ये कहा कि लिंग्विस्टिक पे तो नहीं होगा, लेकिन आप अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक सुविधा के लिए भी, एक तो मान लो पूरा एरिया ज़्यादा महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, ये मान लो इतना पूरा एरिया एक बंदा एडमिनिस्टर करे, और एक इनको तीनों को डिवाइड करके अलग अलग करके तो अलग 3 बंदों को दे दिया जाए, तो उससे क्या होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छा होगा और सुविधा और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। तो इस आधार पे तो कर सकते थे कि भी आप अगर चाहो तो इस आधार पे इसको डिवाइड कर सकते हो, लेकिन लिंग्विस्टिक फैक्टर पे आप जो है उसको जो पुनर्गठन है वो मत करो। तो ये कुछ उनकी सिफारिश थी। नोट ने क्या कि दिस क्रिएटेड मच रिसेंटमेंट एंड लेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ अनदर लिंग्विस्टिक प्रोविजन कमेटी बाय द कांग्रेस इन दिसंबर 1948 JVP कमेटी। तो क्या है कि इसमें क्या होगा कि नाराजगी पैदा होगी, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो मतलब मांग मेल उठ रही थी कि भाषा आधार पर बनाना चाहिए, और इन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाषा आधार के बजाय जो प्रशासनिक सुविधा है उसके आधार पर पुनर्गठन होना चाहिए। तो इसके बाद क्या किया गया, जो कांग्रेस है उसने दिसंबर 1948 में ही जो लिंग्विस्टिक प्रोविजन कमेटी है दोबारा एक कमेटी बनाई जिसका नाम था JVP कमेटी।
इसमें कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे और पट्टाभी सीतारामैया थे। तो ये तीन इसमें क्या थे, जो मेंबर थे। हेंस वाज पॉपुलरली नोन एज जेवीपी कमेटी। तो इनके तीनों के पहले नाम के नाम पर ही क्या कर दिया था, तो इसको कमेटी का नाम कर दिया गया था जेवीपी कमेटी। तो इसको इस नाम से भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। इट सबमिटेड रिपोर्ट इन अप्रैल 1949। तो इसने तकरीबन 4 महीने में क्या कर दिया, अपनी रिपोर्ट है वो सौंप दी थी। एंड फॉर्मली रिजेक्टेड लैंग्वेज ऑन द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो इन्होंने भी क्या कर दिया कि जो लैंग्वेज के बेस पर आप स्टेट का जो बंटवारा चाहते थे, पुनर्गठन चाहते थे, उसको इसने भी क्या कर दिया, खारिज कर दिया, एक तरह से पूरी तरह से खारिज कर दिया। However, in October 1953, the government of India was forced to create the first linguistic state known as Andhra State। तो क्या है कि अक्टूबर 1953 में क्या होगा कि गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ा कि एक पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना था आंध्रा स्टेट, जिसको आज हम आंध्र प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। तो उसने क्या किया कि जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज हैं मद्रास के, उनको अलग करके क्या बना दिया था, आंध्रा स्टेट बना दिया था। दिस फॉलोड ए प्रोलॉन्ग्ड पॉपुलर एगिटेशन एंड डेथ ऑफ पोट्टी श्रीरामुलु। तो ये क्या है कि जो पोट्टी श्रीरामुलु थे, उनकी डेथ हो, वो क्या था कि फास्ट पे बैठे थे, भूख हड़ताल पे बैठे थे काफ़ी दिनों से। तो वो 56 दिन तकरीबन भूख हड़ताल पे रहे और 56वें दिन उनकी क्या हो गई थी, देहांत हो गया था, उनकी मौत हो गई थी। तो उसके ऊपर क्या हो गया, फिर ज़्यादा दंगे वगैरह भड़कने लग गए और लोगों की काफ़ी आक्रोश लोगों का देखना पड़ा सरकार को। तो इसके कारण क्या कर दिया, फिर उन्होंने जो उनकी डिमांड पूरी कर दी और अक्टूबर 1953 में जो फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट है वो कौन सा, आंध्र स्टेट, वो बनाया गया था अलग से। तो आंध्र स्टेट क्या है, आंध्र प्रदेश जो फर्स्ट एवर स्टेट टू बी कंस्टिट्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो ये आप मैप में देख सकते हो, ये पूरा उस टाइम पे आंध्र, जो मैसूर अलग दिख रहा है और जो बाकी का बच गया वो सारा क्या था, आंध्र स्टेट था, जिसमें हैदराबाद से अलग है। पहले हैदराबाद उसमें नहीं आता था, तो बाद में हैदराबाद जोड़ा गया था और उसके बाद अभी क्या है, तेलंगाना बनाया गया था। तो हैदराबाद को तेलंगाना को दे दिया गया था और आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी क्या बन गई है, जो है अमरावती बन गई है। इसमें क्या कह रहा है, आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या उस लगाए गए थे जो लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन उसके द्वारा कि आर्ग्यूमेंट्स दिए गए थे कि भी इट इज़ प्रोमिस्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। INC का मतलब यहाँ पे हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, प्रियर टू इंडिपेंडेंस एंड आल्सो सजेस्टेड बाय SRC 1। तो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी थी, पहले वाली कौन सी होगी, जो SK दर्ग वाली थी कमेटी। तो उसने क्या कहा था कि जो लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो अभी जिसने डिमांड रखी थी कि आंध्र प्रदेश बनाना चाहिए, तो उसने ये कुछ उसके अपने जो आर्गूमेंट रखे थे अपनी तरफ से कि भी ऐसा बात है। कांग्रेस ने भी अपने इंडिपेंडेंस से पहले अपने जो शपथ पत्र वगैरह होते हैं उनमें कही थी कि भी हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्या बनाएंगे, स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे। और जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी थी उसने भी किया, इसका कुछ सजेशन दिया था ऐसे कि भी जो रीऑर्गेनाइजेशन है स्टेट्स का वो होना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन बिकम ईजियर, रूलर्स एंड रूल्ड विल हैव द सेम लिंगुआ फ्रैंका। तो ये कह रहे हैं कि भी जो शासक हैं और जो शासित एक ही लिंगुआ फ्रैंका के होंगे, यानी एक तरह से एक ही भाषा के होंगे। अभी मान लो आप अभी आपको कोई हरियाणा से है, अगर उसको साउथ इंडिया में भेज दिया जाए कि भी आप वहाँ जाकर एडमिनिस्ट्रेशन करो, तो उसको वहाँ की भाषा वगैरह समझने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और उससे क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी कन्फ्यूज हो सकती है। तो उन्होंने क्या कि भी आपको जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एक तरह से प्रशासनिक कार्य है, उसमें भी आसानी हो जाएगी कि भी आप स्टेट को लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड करोगे तो उससे क्या होगा कि वहाँ के जो एरिया है उसमें एक ही लैंग्वेज होगी सारे एरिया में, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी काफ़ी आसान हो जाएगा। स्टेट्स कैन हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज एंड ऑफिशियल वर्क। तो क्या ये अपने ऑफिशियल लैंग्वेज होगी कि जिस स्टेट में जो सी लैंग्वेज ज़्यादा है उसमें जो वो लैंग्वेज ऑफिशियल कर दी जाएगी, और उसको लोगों को भी जो हर तबके के लोग हैं वहाँ तक उसको कोई भी जानकारी देनी है या कोई भी अनाउंसमेंट वगैरह है तो उसको हर तबके के लोग समझ पाएंगे। तो जिससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है उसको उसकी स्कीम्स वगैरह को काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सकेगा। तो इसमें क्या है कि बी कैरिड मोर एफिशिएंसी होगी। लोवेस्ट लेवल का मतलब है छोटे से छोटे तबके तक भी क्या होगा, जो रूल्स हैं वर्क हैं जो वो हैं पहुंचाए जा सकेंगे। नेक्स्ट है हेल्प्स फ्रॉम स्ट्रेंथनिंग कल्चरल आइडेंटिटी। तो क्या है कि एक सांस्कृतिक जो उनकी पहचान है, एक मान लो किसी लैंग्वेज में अलग पहचान संस्कृति है, एक दूसरी लैंग्वेज में अलग संस्कृति है, तो उससे जो संस्कृति है उनकी संस्कृति भी बची रहेगी और उसको एक अलग से एक पहचान भी मिलेगी। तो पहचान मिलेगी सबको, तो क्या होगा कि उसमें वो मजबूत हो जाएगी संस्कृति और वो ग्रो भी करेंगे, अच्छे से ग्रो करेंगे। तो नेक्स्ट है एजुकेशन कैन बी आल्सो गिवन इन प्रेफर्ड लैंग्वेज और मदर टंग। तो जो वो शिक्षा है वो भी क्या उनकी जो प्रेफर्ड लैंग्वेज है कौन सी होगी,
होगी उसकी मदर टंग है या उनकी जो प्रेफर लैंग्वेज है उनमें क्या दी जा सकेगी। एंड दिस विल बूस्ट थिंकिंग एबिलिटी क्या होगी भी जो सोचने की क्षमता बढ़ेगी। और क्या है कि जो अगर आपको पता है कि अगर एजुकेशन है किसी के बंदे के पास तो वो काफ़ी डेवलप कर सकता है अपने एरिया को, अपने गाँव को, या फिर अपना देश है जो उसका भी काफ़ी मतलब क्या है डेवलपमेंट वगैरह कर सकता है। तो एजुकेशन भी काफ़ी ज़रूरी थी, तो इसलिए अगर मदर टंग में होगी तो वो भी काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। एंड एनालिसिस इट इज़ आल्सो साइंटिफिकली प्रूवन, तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि भी अगर आप मदर टंग में या फिर कोई प्रेफर्ड लैंग्वेज अपनी जो उसको आप ज़्यादा वो देते हो, पसंद करते हो भी, जो ज़्यादा अच्छा लगता है बोलना में, तो उसमें क्या होगा कि आप अगर उसी चीज़ में आप अपनी शिक्षा लोगे, कुछ पढ़ोगे, तो वो आपको जल्दी से समझ भी आएगा। और उसमें क्या होगा कि जो आपका सोचने की क्षमता है और विश्लेषण की क्षमता है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो ये वैज्ञानिक तौर पर भी एक तरह से साइंटिफिकली भी प्रूवन है। तो मास लिटरेसी इज पॉसिबल थ्रू मदर टंग। तो क्या है कि अभी आप मान लो कहीं किसी एरिया में जाते हो, अभी साउथ इंडिया में जाओगे, आप वहाँ हिंदी में कुछ सिखाने की कोशिश करोगे तो वो कम लोगों तक पहुँच पाएगी जो जिनको सिर्फ हिंदी आती होगी। लेकिन आप उनको उनकी मदर टंग में सिखाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो शिक्षा है वो पहुँच पाएगी। और इससे क्या होगा कि वहाँ के एरिया का विकास जल्दी से होगा। नो मेंशनिंग ऑफ लैंग्वेज नॉट टू बी ए क्राइटेरिया फॉर रीऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है, हमारा संविधान है, उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया कि आप भाषा के आधार पर क्या नहीं कर सकते, रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स का नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ लिखा नहीं गया, तो आपको क्या करना चाहिए, इसके बिहाफ पर क्या करना चाहिए, जो हमारा रीऑर्गेनाइजेशन है उसको करना चाहिए, स्टेट का आंध्र स्टेट बनाना चाहिए। नेक्स्ट के आर्गूमेंट्स अगेंस्ट लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, धर्रा और जेवीपी कमेटी ने जो क्या दिए थे, आर्गूमेंट दिए थे कि भी हमें लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो ये है रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट का वो नहीं करना चाहिए। तो उसके क्या कुछ उन्होंने अपने सुझाव दिए थे अपनी तरफ से। तो उन्होंने कहा कि सिचुएशन वाज फ्रेगाइल आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड सो मैनी डिमांड्स ऑफ सक्सेशन फॉर सेंटर टू कंसीडर दिस। तो क्या है कि जो मतलब केंद्र के पास काफ़ी वो डिमांड आ रही थी कि भी हमें आज़ादी के बाद क्या है कि जो स्थिति थी स्टेट्स वगैरह की वो काफ़ी नाजुक हो चुकी थी, क्योंकि दंगे वगैरह भड़क चुके थे आज़ादी में, जो बंटवारा हुआ था देश का। तो उसमें क्या हुआ था, काफ़ी जो स्थिति है देश की वो काफ़ी नाजुक थी। तो इस सिचुएशन में क्या है कि जो डिमांड वगैरह थी इनकी जो रीऑर्गेनाइजेशन की, वो अगर वो होती तो उसमें जो देश की सिचुएशन है और काफ़ी बिगड़ सकती थी। तो इसलिए ये भी कुछ उन्होंने क्या दिए थे, जो आर्गूमेंट्स दिए गए थे। नेक्स्ट है कि रीऑर्गेनाइजेशन समटाइम्स कॉम्प्रोमाइज नेशनल इंटरेस्ट फॉर नैरो इंटरेस्ट। तो क्या है कि भी अगर छोटे से क्षेत्र के किसी एक क्षेत्र के हित के लिए हम पूरे राष्ट्र के हित के साथ समझौता हो सकता है, तो हम इसको राष्ट्र के हित के लिए, देश छोटे से एरिया के हित के साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसी एक छोटे से क्षेत्र के लिए, एक लैंग्वेज के बेस के ऊपर रिजर्वेशन के लिए हम पूरे देश के जो वो है समझौता हित है उसके राष्ट्रीय हित के साथ समझौता नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट है कि ड्यू कंसिडरेशन मस्ट बी आल्सो बी गिवन टू द अदर फैक्टर्स लाइक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक वेटेज। तो मतलब क्या है कि सिर्फ लैंग्वेज बेस पे हमें रीऑर्गेनाइजेशन नहीं करना चाहिए, हमें और भी फैक्टर हैं, जैसे कि इकोनॉमिक वेटेज होगी भी, कि कोई एरिया मान लो कोई एरिया में काफ़ी गरीबी है, कोई एरिया में काफ़ी मतलब गरीबी नहीं है, वहाँ पे ठीक है, वो काफ़ी डेवलप एरिया है। तो और एडमिनिस्ट्रेटिव भी, प्रशासनिक भी, कहाँ पे क्या कुछ इस एरिया को मतलब प्रशासनिक की तरह से अगर डिवाइड करें तो उसमें क्या कुछ सहूलियत मिल सकती है, तो उनको भी हमें कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट है कि माइनॉरिटी लैंग्वेज बिकम्स मोर वल्नरेबल। तो क्या है कि जो अगर मान लो किसी एक क्षेत्र में आपको एक भाषा के ज़्यादा लोग हैं, तो उसमें अगर आप दूसरे जो भाषा हैं वो माइनॉरिटी में आ जाएंगे तो उनकी क्या है कि संस्कृति के ऊपर क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है संस्कृति को, और वो असुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकती हैं। तो नेक्स्ट आया था फाजिल अली कमीशन। तो ये नेक्स्ट कमीशन जो लाया गया था ये दिसंबर 1953 में तकरीबन लाया था। तो ये क्या है, इसमें क्या कह रहे हैं कि द क्रिएशन ऑफ अदर स्टेट इंटेंसिफाइड द डिमांड फ्रॉम अदर रीजन्स। तो क्या है कि भी आपको पता है कि भी अगर एक बार चिंगारी भड़क जाए तो उसमें फिर आग पकड़ने में उसको टाइम नहीं लगता है। तो क्या हुआ कि भी 1953 में अक्टूबर में उन्होंने एक स्टेट तो बना दिया, लेकिन उसके स्टेट के बनने के बाद क्या है कि काफ़ी पूरे देश में काफ़ी जगह से डिमांड आई थी कि भी हमें भी अपना जो अलग स्टेट भाषा के आधार पर देना चाहिए। तो उनको मिल गया, तो आंध्रा को मिल गया लोगों को, तो उन दूसरे जो देश के पार्ट थे वहाँ पे भी लोगों को लगने लगा कि हम भी अपना अब क्या कर सकते हैं, डिमांड रख सकते हैं और हम हमारी भी मांगे पूरी की जाएंगी और हमारा भी अपना लैंग्वेज बेस पे क्या बनाया जाएगा, स्टेट बनाया जाएगा। तो इसमें इसको क्या होगा, इसकी वजह से जो सरकार है वो मजबूर होगी कि उन्होंने क्या किया, दिसंबर 1953 में एक 3 मेंबर का जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है दोबारा से उन्होंने बैठाया। किसकी चेयरमैनशिप पे, फाजिल अली की चेयरमैनशिप पे। तो इसको फाजिल अली जो कमीशन है उसको नाम से भी जाना जाता है।
इट्स अदर 2 मेंबर्स वर के एम पनिकर एंड एच एन कुंजरू। तो ये 3 मेंबर का जो कमीशन था उसके हेड थे फाजिल अली, और जो 2 मेंबर बच गए वो थे के एम पनिकर एंड एच एन कुंजरू। ये 2-3 मेंबर थे जो इस फाजिल अली कमीशन के मेंबर थे। तो इसमें क्या किया, जो इट्स सबमिटेड इस रिपोर्ट कब की थी, सितंबर 1955 में, यानी तकरीबन 2 साल के कार्यकाल के बाद इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंपी थी। एंड ब्रॉडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज अ बेसिस ऑफ रिओर्गनाइजेशन ऑफ स्टेट। और इन्होंने क्या कर दिया, इस बात को मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि भी हाँ लैंग्वेज के बेस पर आप क्या कर सकते हो, मतलब ज़्यादा इन्होंने उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया कि भी आपको लैंग्वेज बेस पर स्टेट्स हैं जो उनका रिओर्गनाइजेशन कर देना चाहिए। बट इट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। तो लेकिन इन्होंने इस बात के लिए मना कर दिया कि भी आप एक लैंग्वेज के लिए एक स्टेट नहीं बना सकते। इस तरह से आप यहाँ पे हज़ारों स्टेट बन जाएंगे पूरे इंडिया में, तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे छोटे से पूरे देश भारत के। तो इसके कहा कि वन लैंग्वेज के ऊपर एक स्टेट नहीं बना सकते, क्योंकि भाषाएं, हमारा देश क्या है, पूरा एक डाइवर्सिटी है, बहुत सारी भाषाएं हैं। तकरीबन आप किसी भी 50-100 किलोमीटर पे जाएंगे तो आपको अलग एक लैंग्वेज, अलग जो कल्चर है वो देखने को मिल सकता है। तो इस आधार पर तो पूरा देश विभिन्न टुकड़ों में बट जाएगा, जो अगर एक लैंग्वेज के लिए एक स्टेट देने लगे तो हम, तो इस थ्योरी का उन्होंने क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। अगला पॉइंट क्या है कि इट आइडेंटिफाइड 4 मेजर फैक्टर दैट कैन बी टेकन इनटू अकाउंट। तो इन्होंने कहा कि भी जो अगर आपको रीऑर्गेनाइजेशन करना है, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन की काफ़ी डिमांड उठ रही थी, तो वो तो ज़रूरी था, करना ही करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए क्या है कि जो उन्होंने कहा कि जो मेजर 4 फैक्टर हैं, हमने 4 फैक्टर जो ढूंढे हैं, एक तरह से रिसर्च की है, तो उसमें जो 4 फैक्टर निकाले हैं कि उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आप रीऑर्गेनाइजेशन करना चाहते हो तो स्टेट की। तो कोई भी स्कीम, कोई भी योजना अगर बना रहे हो कि भी आपको पुनर्गठन करना है, तो ये 4 जो मुख्य बिंदु हैं, कारक हैं, उनको ध्यान देखना। तो 4 बिंदु क्या हैं, पहला कि जो प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, मतलब देश की एकता और जो अखंडता है, सुरक्षा है, उसका संरक्षण होना चाहिए और उसको मजबूती मिलनी चाहिए। कि भी ये नहीं है कि आप डिवाइड कर दो, उसके बाद फिर क्या है, देश टूटने लग जाए, देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसाएं भड़क जाएँ, कहीं कुछ दंगे हो जाने लगे। तो इससे क्या है कि पहले सबसे ऊपर क्या है कि जो देश की अखंडता है, एकता है और सिक्योरिटी है, यानी एक तरह से देश की सुरक्षा है, वो सबसे पहला जो प्रायोरिटी है, मुख्य मेजर फैक्टर है। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल जो होमोजेनिटी है, कि भी मतलब एक तरह से क्या है कि ये हो सकता है कि भी मान लो 50-100 किलोमीटर पे एक जो लैंग्वेज है, कल्चर है, वो अलग अलग हो, लेकिन क्या है कि जो मतलब तकरीबन एक एरिया होता है पूरा, मान लो उसके आसपास का भी, जहाँ पे क्या होता है एक तरह से समरूपता होती है, कि भी वहाँ पे भी बेशक थोड़ा बहुत चेंज है, लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत मतलब मामूली चेंज है आपस में। जैसे कि आप देख सकते हो कि हरियाणा का जो ईस्टर्न बॉर्डर है, ईस्टर्न बॉर्डर है, उसमें क्या है कि जो यूपी का वेस्टर्न बॉर्डर हो गया, उसके साथ काफ़ी कुछ समानताएं हैं, भाषा के आधार पर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो क्या है कि कुछ मतलब थोड़ा बहुत हो सकता है, कल्चर में हो सकता है चेंज, या फिर लिंग्विस्टिक चेंज हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं हो, तो वहाँ पे आप वहाँ पे उस पूरे एरिया का क्या कर सकते हो, एक स्टेट की तरह के फॉर्म में इसको डेवलप कर सकते हो। नेक्स्ट है फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन भी आपको करनी पड़ेंगी, कि भी वित्तीय हो गया या आर्थिक हो गया या फिर प्रशासनिक जो वहाँ पे फैक्टर्स वगैरह हैं, उनको भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल इन स्टेट एज वेल एज द नेशन एज ए होल। तो क्या है कि 2 चीज़ों को आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक तो कि जो स्टेट के लोग हैं, किसी अगर स्टेट को बनाओगे तो वहाँ के जो लोग हैं उनका विकास कैसे हो, उनका वेलफेयर कैसे हो, और जो पूरा देश है उसको पूरी तरह से मतलब एक अगर पूरा एक राष्ट्र है उसका अलग से क्या हो, एक मतलब डेवलपमेंट कैसे हो, वेलफेयर प्रमोशन कैसे हो, तो उसके बारे में अलग से क्या करनी पड़ेगी, प्रमोशन के जो ये है प्लानिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कमीशन सजेस्टेड दैट द अबॉलिशन ऑफ 4-fold क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स अंडर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिएशन ऑफ 16 स्टेट एंड 3 सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी। तो उन्होंने जो ये 4 इन्होंने अपने फैक्टर वगैरह बताए थे, तो उसके अकॉर्डिंग जो पहले जब क्या था कि 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा था स्टेट्स को, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। तो उनको क्या कर दिया, उन्होंने रिकन्सिडर करके, रिक्लासीफाई करके क्या कर दिया कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 4-fold क्लासिफिकेशन दी गई थी, उसको चेंज करके इन्होंने क्या कर दिया कि 16 स्टेट और 3 सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज का क्या कर दिया, इन्होंने गठन करने की सिफारिश की, और उन्होंने उनके नाम वगैरह क्या कर दिए, सजेस्ट कर दिए थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया, इनकी जो रिकमेंडेशन वगैरह थी, जो फाजिल अली कमीशन की रिकमेंडेशन थी, उनको मान लिया विद सर्टेन माइनर मॉडिफिकेशन, कि मतलब छोटी मोटी क्या कर लिया इन्होंने, संशोधन कर लिया, कि भी कहीं कहीं कुछ चेंज करके, मतलब ज़्यादातर उनकी डिमांडें जो है मान ली गई थी, और एक रिकमेंडेशन थी उनकी जो सिफारिशें थी वो उसको स्वीकार कर लिया गया था। इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि जो 14 स्टेट है और 6 यूनियन टेरिटरी हैं वो क्रिएट की गई थी 1 नवंबर 1956। तो ये तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नवंबर 1, 1956।
तो उनकी डिमांड थी कि भी उनके जो सजेशन थी जो वो फजल अली कमीशन था, उनकी रिकमेंडेशन थी कि भी 16 स्टेट और 3 जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरेटरी है वो बनानी चाहिए। तो इन्होंने क्या बनाया कि 14 तो स्टेट बना दी और 6 यूनियन टेरेटरी बना दी। तो इसमें क्या कुछ बनाए गए थे, कौन से थे, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये सबसे पहली बार एक तरह से क्या हुआ था जो रिओर्गनाइजेशन हुआ था आंध्र प्रदेश के बाद। तो इसमें क्या कहता था, पहले जो स्टेट्स थे वो कौन से थे, आंध्र प्रदेश था, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। तो ये तो 14 स्टेट थे जो उन्होंने बनाए थे। और जो यूनियन टेरेटरी की कंडीशन थी वो किस किस को थी, जो अंडमान निकोबार आइसलैंड है, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, जो लक्षद्वीप, मैनोकी, मिनिकॉय एंड जो अमिनदीवी आइलैंड्स हैं उनको एक अलग थे, और मणिपुर और त्रिपुरा ये अलग अलग से क्या है यूनियन टेरेटरीज थी। तो ये कुछ उन्होंने अपने तरफ से रिकमेंडेशन थी जो फाजिल अली कमीशन की थी, उनके मानने के बाद जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था उसमें ये स्टेट थे और ये क्या थी यूनियन टेरेटरी थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनके सब के नाम। तो ये काफ़ी आपको याद रहने चाहिए आपको कि भी जो 1 नवंबर जो 1956 है उसको ये किया गया था, ये स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हो गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम जो इसका सेकंड पार्ट है वो करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी पॉलिटी की जो नॉलेज है उनकी वो बढ़ सके, और वो भी अपने जो लेक्चर्स हैं, हमारे लेक्चर हैं जिनको नहीं पता कि भी हम पॉलिटी के करंट अफेयर के लेक्चर्स वगैरह आपको देते हैं, तो उनको भी पता चल सके और वो भी इस जो मौके है उसका फ़ायदा उठा सके और अपनी नॉलेज को बढ़ा सके। तो थैंक यू वेरी मच।